नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को बेटियों की शादी के लिए 75,000 रुपए देगी और इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। विभाग के अपर मुख्य सचिव सुरेश चंद्रा ने यह बताया है कि इससे श्रमिकों को सहायता मिलेगी। योजना के क्रियान्वयन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि श्रम विभाग पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए कन्या विवाह सहायता योजना का संचालन करता है, जिसके तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनका श्रम विभाग में पंजीयन 100 दिन पुराना है, वे अपने जिले के श्रम कार्यालय में 12 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। आगामी 18 मार्च तक 3500 जोड़ियों की शादी का लक्ष्य भी रखा गया है। कार्यक्रम का आयोजन रायबरेली रोड स्थित वृंदावन योजना में किया जाएगा। कार्यक्रम में जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए गेहूं क्रय केंद्रों की जियो टैगिंग शुरू करा दी है। इससे क्रय केंद्रों की लोकेशन ऑनलाइन पता चल सकेगी। खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने बताया कि 1 अप्रैल से 15 जून तक प्रदेश के 6000 केंद्रों पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक गेहूं की खरीद की जाएगी। भुगतान किसानों के बैंक खातों में भेजा जाएगा। गेहूं की बिक्री के लिए किसानों को खाद्य तथा रसद विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना जरूरी है। किसान स्वयं या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। किसानों की सुविधा के लिए इस साल ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था भी की गई है। यदि केंद्र प्रभारी किसान का गेहूं लेने से मना करेगा तो तहसील स्तर पर कार्यरत क्षेत्रीय विपणन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष अपील कर सकता है। आपको बता दें कि 100 क्विंटल से अधिक गेहूं होने पर एसडीएम बटाईदारों का सत्यापन करेंगे। यदि किसान सीलिंग एक्ट की निर्धारित सीमा से अधिक भूमि पर गेहूं की बिक्री का पंजीकरण करेगा तो इसका सत्यापन डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी। और आगे बढ़ते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्नातक की पीएचडी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल शाम 4 बजे से शुरू हो गई है। आपको बताएं कि पहले दिन 200 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने आवेदन किए हैं। प्रवेश आवेदन लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर होंगे। विद्यार्थियों को वेबसाइट पर एडमिशन सेक्शन में जाकर आवेदन करना होगा। स्नातक पाठ्यक्रमों के आदेश आवेदन की अंतिम तिथि 20 अप्रैल और 1000 रुपये विलंब शुल्क के साथ 27 अप्रैल है। पीएचडी सत्र 2020-21 के आवेदन की अंतिम तिथि 15 अप्रैल है और 1000 रुपये के विलंब शुल्क के साथ 22 अप्रैल तक है। आवेदकों की सुविधा के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और इस नंबर पर छात्र सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बात कर सकते हैं। केजीएमयू में प्लास्टिक सर्जरी और रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में हुई शिक्षकों की नियुक्ति पर सवाल खड़े हो गए हैं। मुख्यमंत्री और राज्यपाल से भी शिकायत के बाद केजीएमयू प्रशासन से जवाब मांगा गया है। केजीएमयू में करीब 230 पदों के लिए भर्ती चल रही है। इसके तहत विभिन्न विभागों के चयन प्रक्रिया भी चल रही है। जनवरी महीने में रेस्पिरेटरी मेडिसिन और प्लास्टिक सर्जरी विभाग में नियुक्ति हुई। मेरठ के सर्वेंद्र चौहान ने 1 मार्च को पूरे मामले की शिकायत की। इसमें आरोप लगाया कि प्लास्टिक सर्जरी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्त होने वालों की एमबीबीएस की डिग्री नेपाल की है, जबकि साक्षात्कार में केजीएमयू और एम्स ऋषिकेश से एमसीएच की डिग्री धारक शामिल हुए थे, लेकिन उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया। आरोप यह भी है कि प्लास्टिक सर्जरी विभाग में मनमाने तरीके से नियुक्तियां की गई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने शिक्षा अधिकरण के विरोध में 23 फरवरी से चल रही हड़ताल स्थगित कर दी है और शुक्रवार 12 मार्च से न्यायिक कार्य फिर से होगा। आपको बताएं कि अमरेंद्र नाथ सिंह की चाल में हुई बार एसोसिएशन की आम सभा में ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित किया गया। सभा का संचालन महासचिव प्रभाशंकर मिश्र ने किया है। हड़ताल रखने वाले का प्रस्ताव अध्यक्ष ने रखा और ये तय किया गया कि वरिष्ठ अधिवक्ता जीके सिंह की वरिष्ठ अधिवक्ताओं की कमेटी लखनऊ खंडपीठ में विचाराधीन जनहित याचिका पर बार एसोसिएशन पक्षकार बनकर विरोध करेंगे। साथ ही प्रतिपक्ष प्रयागराज में विचाराधीन याचिका पर एक बार
बार एसोसिएशन अपना पक्ष रखेगी और इसके अलावा व्यापार संगठन के साथ साथ प्रदेश बंद की योजना को तैयार किया जाएगा। इसमें समय लगेगा। अध्यक्ष सिंह ने कहा कि जब हम न्यायिक प्रक्रिया का विरोध करने जा रहे हैं तो हड़ताल जारी रखने का भी औचित्य नहीं है। और एसजीपीजीआई में हार्ट ट्रांसप्लांट की तैयारियां तेज हो गई हैं। ऑपरेशन थिएटर सहित अन्य सुविधाओं को मुकम्मल करने के बाद अब टीम को विशेष प्रशिक्षण के लिए चेन्नई भेजा गया है। संस्थान की तैयारी है कि अगले 2 से 3 महीने में ट्रांसप्लांट शुरू कर दिया जाएगा। यह उत्तर भारत का पहला केंद्र होगा। एसजीपीजीआई में विभिन्न अंगों के डोनेशन और ट्रांसप्लांट को लेकर लगातार तैयारी चल रही है। किडनी प्रत्यारोपण चल रहा है। हेपेटोलॉजी विभाग शुरू करके लीवर ट्रांसप्लांट की भी तैयारी शुरू हो गई है। इसके साथ हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू करने की योजना बनाई गई है। आपको बताएं कि लीवर की अपेक्षा हार्ट ट्रांसप्लांट में सहूलियत रहती है और यहाँ के विशेषज्ञ ट्रांसप्लांट से जुड़ी सभी योग्यता पूरी कर सकते हैं। संसाधन भी तैयार कर लिए गए हैं। एक टीम को चेन्नई भेजा गया है। वहां से प्रशिक्षण लेने के बाद दूसरी टीम को भेजा जाएगा। टीम के सभी सदस्यों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ट्रांसप्लांट शुरू किया जाएगा। और पिंक बसों के बाद स्कूली बच्चों और आमजनों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ठोस कदम उठाने जा रहा है। इसके तहत स्कूली वाहनों के साथ साथ और टैक्सियों में पैनिक बटन और वीटीएस लगाए जाने की भी तैयारी है। परिवहन विभाग प्रदेश में चल रही टैक्सियों और स्कूल बसों में लोकेशन ट्रैक करने वाली डिवाइस यानी कि बीटीएस और पैनिक बटन को लगवाएगा। पैनिक बटन को डायल 112 से जोड़ा जाएगा, जिससे गाड़ियों में सफर और भी सुरक्षित हो सके। निर्भया योजना के तहत इस पर काम भी चल रहा है। परिवहन मुख्यालय में इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। पैनिक बटन के दबते ही कैसे कंट्रोल रूम टीम काम करेगी, कितने समय में कंट्रोल रूम दर्ज सूचना पर अपना रिस्पॉन्स करेगा और डायल 112 एक्शन करेगी, इन सभी पहलुओं पर विचार कर इस योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। महकमा टैक्सियों और स्कूली बसों में इस तकनीक का इस्तेमाल कर सफर को सुरक्षित करेगा। बाकायदा इसकी मॉनिटरिंग भी होगी। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पूर्वांचल दौरे को हरी झंडी मिल चुकी है। आगामी 13 मार्च से 15 मार्च तक राष्ट्रपति 3 दिवसीय दौरे पर वाराणसी और पूर्वांचल में रहेंगे। पूर्वांचल के अन्य जिलों के दौरे में वो आदिवासी बहुल जिले सोनभद्र और मिर्जापुर जिले के दौरे पर भी जाएंगे। वहीं अपने दौरे के पहले दिन यानी कि 13 मार्च को राष्ट्रपति दशाश्वमेध घाट पर जाकर गंगा आरती देखेंगे। इस दौरान उनके दौरे को अंतिम रूप मिलते ही प्रशासन अब तय कार्यक्रम के मुताबिक तैयारियों को अमली जामा भी पहनाने में जुटा हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का वाराणसी आगमन 13 मार्च को लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर होगा, जहां से वो बरेका गेस्ट हाउस पहुंचेंगे। वहां वो शाम काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंचेंगे। इसके बाद शाम को ही वो दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे। इसके अलावा 14 मार्च को अगले दिन सुबह से दोपहर तक सोनभद्र में स्कूल और हॉस्टल सेवा कुंज आश्रम समर्पण संस्थान के आयोजन में भी हिस्सा लेंगे। मिर्जापुर जिले में उसी दिन शाम को विंध्यवासिनी देवी मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। उत्तर प्रदेश में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने केंद्र सरकार और प्रदेश की योगी सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए अपनी कमर कस ली है कि 2024 तक हर परिवार को अपने घर में रहेगा। और इस बात को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने रात दिन एक कर दिया है। दिखाते हैं आपको हमारी खास रिपोर्ट इसी पर। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश के लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपनी कमर कस ली है कि 2024 तक हर परिवार अपने घर में रहेगा। इस बात को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण के चीफ इंजीनियर इंदु शेखर सिंह ने रात दिन एक कर रखा है कि हर हाल में निर्धन वर्ग के लोगों के लिए बनने वाले EWS मकान कम लागत और उच्च क्वालिटी के साथ जल्द से जल्द तैयार किए जा सकें। इसकी आपने क्वालिटी देखी ही है। मेरा बिल्कुल दावा है कि LDA ने जैसे फ्लैट बनाए, देश में किसी भी संस्थान ने इस कॉस्ट में इतने अच्छे एनर्जी एफिशिएंट और ग्रीन बिल्डिंग किसी ने नहीं बनाई है। अभी तक किसी भी सरकारी बिल्डिंग को 5 स्टार रेटिंग एनर्जी एफिशिएंसी में यूपी में नहीं मिली है।
जो सबसे मकान जो सबसे लोएस्ट सोसाइटी के लिए समझा जाता है, उसको सबसे हाईएस्ट अवार्ड मिला है एनर्जी इफिशिएंसी में, और गोल्ड मिला है इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स पे गोल्ड मिल चुका है। केंद्र सरकार के जो सचिव हैं दुर्गा शंकर मिश्रा जी, वो आए थे, उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया। और जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑल इंडिया हैं अमृत अभिजात जी, वो खुद आए थे, उन्होंने भी देखा। वो दोनों यूपी कैडर के ही वरिष्ठ अधिकारी IAS अधिकारी हैं। उन्होंने देखा, उन्होंने भी कहा कि मैंने इस कीमत पे पूरे हिंदुस्तान में कहीं मकान नहीं। देश और प्रदेश में इससे पहले भी EWS के मकान बनाए गए हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी में जमीन और आसमान का फर्क साफ देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले EWS के मकान की जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण के चीफ इंजीनियर इंदु शेखर सिंह ने संभाल रखी है और नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए कम लागत और उच्च क्वालिटी के साथ EWS के मकान तैयार करने में अपनी टीम के साथ लगे हुए हैं। में हमने जो ब्लॉक लिए हैं वो सारे ये फैक्ट्री में ब्लॉक बनते हैं। ईंटें तो भट्टों में बनते हैं, उनमें कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता। ये फैक्ट्री में बनते हैं, सारे ब्लॉक हमारे ISI मार्क हैं, तो इसलिए कोई उसमें गड़बड़ हो नहीं सकती है। टाइल्स जो लगी हैं बिल्कुल कजारिया की स्टैंडर्ड A क्लास टाइल लगी हैं। इलेक्ट्रिकल का जो सामान है वो इंडो एशियन का लगा है, कहीं कोई। और दरवाजे आपने देखा होगा कि इसकी जो हमने चौखट लगाई है वो WPC यानी वुड प्लास्टिक कंबाइन, ये नया मटेरियल है। इसमें न तो दीमक लगती है, न पेंट की ज़रूरत है, न सड़ता है, न पानी का असर, न सीलन का असर, ये सब मेंटेनेंस फ्री है। लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बन रहे मकान ECBC, एनर्जी कंजर्वेशन, बिल्डिंग कोड से कंपाउंड है। AAC ब्लॉक का किया जा रहा है इस्तेमाल, जो कि होता है महंगी बिल्डिंगों में इस्तेमाल। इतनी मजबूती से बनाए जा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों को देखते हुए नेडा ने 5 स्टार की रेटिंग दी है, जो कि ये सबसे उच्चतम प्रणाली के द्वारा बनाए गए मकान को ही दी जाती है। देश के शहरी विकास सचिव ने भी निरीक्षण कर लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाए जा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्बल आय वर्ग EWS के मकानों की जमकर तारीफ की है कि इतने सुंदर और इतनी अच्छी क्वालिटी के EWS मकान अभी तक नहीं दिखे। मतलब हमने जो अपना कॉस्ट सेल प्राइस रखा है वो 6,51,000 है, जिसमें 2.5 लाख गवर्नमेंट की सब्सिडी है, बाकी आवंटी को बियर करनी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।